हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लेड सिल्वर सिस्टम स्टार्ट किया था। हमने टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़े थे और उसी टू कंपोनेंट सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यूटी में लेड सिल्वर सिस्टम का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अतः आज का लेक्चर है हमारा फेज़ रूल का लेक्चर 11, जिसका टॉपिक होगा लेड सिल्वर सिस्टम एवं डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था लेड सिल्वर सिस्टम हम पढ़ रहे थे तथा हम एरियाज़ की बात कर रहे थे कि लेड सिल्वर सिस्टम के प्रावस्था आरेख में विभिन्न एरियाज़ एरिया कवरिंग ए ओ बी वक्र के ऊपर का भाग, ऊपर का क्षेत्रफल, यह क्षेत्रफल जो है इस क्षेत्र में केवल लिक्विड स्टेट उपस्थित है। मोल्टन अर्थात गलित प्रावस्था में ठोस एवं द्रव ये दोनों ही उपस्थित हैं इस एरिया में। अतः लिक्विड स्टेट जब प्रेजेंट है तो हम इसको कह देंगे कि नंबर ऑफ फेजेस कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। और नंबर ऑफ फेजेस 1 हो जाएंगी तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू होता है C माइनस पी प्लस 1, है ना। C माइनस पी प्लस 1 तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, 2 हैं, और माइनस P नंबर ऑफ फेजेस कितना है, 1 है, और प्लस 1 यानी फेज रूल जो है ये प्लस 1 है यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ हो जाएगा 2। अर्थात जो सिस्टम है वो इस एरिया में द्विचर हो जाएगा। किस एरिया में, एरिया AOB के ऊपर का क्षेत्र, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा जो एरिया है, यह पूरा एरिया, इसमें नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएंगी। अर्थात जो सिस्टम होगा वो यहाँ बाई वेरिएंट हो जाएगा। सिस्टम विल बी बाई वेरिएंट, यानी टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, 2। तो इस प्रकार से हमने यह देखा इसमें कि सिस्टम हमारा यहाँ बाई वेरिएंट हो जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि यदि इस प्रावस्था का संगठन, द्रव प्रावस्था का संगठन यानी कॉम्पोजिशन हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, उस बिंदु से द्रव प्रावस्था का संगठन हमें कहीं से भी यदि ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम उस बिंदु से एक क्षैतिज रेखा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर हम ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रकार से प्राप्त जो रेखा होगी वो टाई लाइन कहलाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल BDO एरिया है, यह एरिया कौन सा है, BDO, यह यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो एरिया है ये वाला, ये एरिया कितना है, ये एरिया है B, यह एरिया जो है यह BDO एरिया है। ठीक है। इस BDO एरिया में ताप T पर बिंदु R पर एक टाई रेखा TRM खींचते हैं। ये ताप T है और बिंदु R से मिलाते हुए और बिंदु M पर हम एक टाई लाइन हमने खींच दी, यहाँ TRM एक टाई लाइन खींच दी, ये TRM टाई लाइन है। ठीक है। तो हमने एक TRM टाई लाइन खींच दी और ताप, यह जो टाई लाइन है यह ताप T पर और ताप T पर बिंदु R पर एक टाई रेखा हमने TRM यह खींच दी। ठीक है। अब इस TRM लाइन पर जो वक्र BO को M पर काटती हैं, ये वक्र BO है और इस वक्र BO को बिंदु, यह टाई लाइन वक्र BO को बिंदु M पर काटती है, ये बिंदु M है। ठीक है, बिंदु M पर काटती है। अतः बिंदु M पर सॉलिड सिल्वर, बिंदु M पर क्या होगा, सॉलिड सिल्वर, और क्या क्या होगा, सॉलिड सिल्वर और लिक्विड। और कौन सा लिक्विड, जिसका, उस लिक्विड का कॉम्पोजिशन जो है यह हमारा इस रेखा के द्वारा हम कॉम्पोजिशन यानी एन पॉइंट के द्वारा हम इसका कॉम्पोजिशन ज्ञात कर सकते हैं। इस लिक्विड का कॉम्पोजिशन हमने एन पॉइंट के द्वारा
ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो n द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ जो है, जो लिक्विड जो है, इस लिक्विड में क्या क्या था? इस लिक्विड में था सॉलिड, लेड और सिल्वर का सॉल्यूशन। दो प्रावस्थाएं परस्पर इक्विलिब्रियम में थी। ठीक है, तो अब यदि टाई रेखा जो होती है, टाई लाइन, इस टाई लाइन पर कोई भी जो पॉइंट है, इस टाई लाइन पर कोई भी पॉइंट, जैसे पॉइंट आर की हम बात करें, तो कोई भी पॉइंट जो है वो सॉलिड, सिल्वर एवं लिक्विड के प्रपोर्शन को शो करेगा। सॉलिड, सिल्वर और लिक्विड के प्रपोर्शन को शो करेगा, है ना। और सॉलिड सिल्वर अपॉन लिक्विड, है ना, किसी भी बिंदु को जैसे बिंदु आर पर सॉलिड सिल्वर एवं एन कॉम्पोजिशन के लिक्विड, बिंदु आर पर, है ना, बिंदु आर पर सॉलिड सिल्वर और एन कॉम्पोजिशन का जो लिक्विड है, उसके अनुपात को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? सॉलिड सिल्वर अपॉन लिक्विड इज इक्वल टू आर एम अपॉन आर टी। ठीक है, सॉलिड सिल्वर अपॉन लिक्विड इज इक्वल टू आर एम अपॉन, यानी डिवाइडेड बाय आर और टी। तो सॉलिड, सिल्वर और लिक्विड का प्रोपोर्शन किसके द्वारा हमें ज्ञात हुआ? एम आर अपॉन आर टी, आर एम अपॉन आर टी, आर एम अपॉन आर टी के द्वारा हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अतः बिंदु आर यदि एम के अधिक निकट है, अब ये बिंदु आर यदि एम के ज़्यादा निकट है तो क्या होगा? द्रव अधिक होगा, है ना, सॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा होगी। और यदि आर द्रव अधिक है और सॉलिड जो सिल्वर है वो कम होगी। ठीक है, आर यदि बिंदु एम के ज़्यादा निकट है, ज़्यादा पास में है, तो क्या होगा? लिक्विड तो अधिक होगा और सॉलिड सिल्वर कम होगी। और यदि आर बिंदु टी के ज़्यादा निकट है, ज़्यादा पास है, तो द्रव कम होगा और सॉलिड रजत यानी सॉलिड सिल्वर ज़्यादा होगी, सॉलिड सिल्वर ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से ACO जो एरिया है, ये ACO एरिया, इस एरिया में भी टाई लाइन की व्याख्या हम कर सकते हैं, टाई लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। AOB जो वक्र है, वक्र AOB को हम लिक्विडस भी कहते हैं। वक्र जो AOB है, ये दोनों वक्र जो हैं AOB, इस वक्र को हम क्या कहते हैं? लिक्विडस कहते हैं। तथा वक्र ACODB को, वक्र ACO और DB को, वक्र ACODB को हम क्या कहते हैं? सॉलिडस वक्र कहते हैं। यानी वक्र AOB को तो हम लिक्विडस कहते हैं और वक्र ACODB को हम क्या कहते हैं? सॉलिडस। यानी यहाँ से लेके और ये यहाँ से ऊपर तक का जो वक्र है, इसको हम सॉलिडस कर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, इस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब वक्र AOB के ऊपर का क्षेत्र, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। सिस्टम जो होगा वो बाईवेरिएंट होगा। अब क्षैतिज रेखा COD के नीचे का क्षेत्र, ये क्षैतिज रेखा है और ये COD है ना, COD के ये नीचे वाला क्षेत्र है ना, क्षैतिज रेखा COD के नीचे वाला क्षेत्र। अब नीचे वाला जो क्षेत्र है वो देखिए, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, यहाँ क्या होगा? इस नीचे वाले क्षेत्र में ACOD के नीचे वाला क्षेत्र, यहाँ क्या होगा? यहाँ लिक्विड स्टेट तो एग्जिस्टेंस में रहेगी नहीं, क्योंकि लिक्विड स्टेट हमने कहा था कि 303 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापक्रम पर केवल सॉलिड स्टेट प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट नहीं है। तो केवल सॉलिड सिल्वर और सॉलिड लेड, केवल दो ही जो फेजेस हैं वो एग्जिस्टेंस में रहेंगी। ये दोनों सॉलिड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के क्रिस्टल्स के रूप में पाए जाते हैं, यानी दो आकार के क्रिस्टल्स के रूप में पाए जाते हैं, एक छोटे आकार के क्रिस्टल और एक बड़े साइज के क्रिस्टल। सॉलिड सिल्वर और लेड के बड़े सिल्वर, हाँ, सॉलिड में लेड और सिल्वर के तो बड़े क्रिस्टल मिलेंगे, है ना, और
ठोस रजत एवं शीशे के बहुत छोटे क्रिस्टल मिलेंगे, है ना। रजत एवं शीशे के तो बड़े क्रिस्टल मिलेंगे, यानी सिल्वर के और लेड के जो हैं वो बड़े क्रिस्टल मिलेंगे, है ना। और ठोस रजत एवं शीशे के बहुत छोटे क्रिस्टल मिलेंगे, है ना। सॉलिड सिल्वर और लेड के बहुत छोटे क्रिस्टल पाउडर के रूप में मिलेंगे। और रजत व शीशे के इन छोटे क्रिस्टलों के मिश्रण में रजत का अनुपात 2.6% होगा, और रजत और शीशे का ये छोटे से क्रिस्टल हैं, इनमें परसेंटेज कितना होगा सिल्वर का, वो 2.6% होगा। और इनका एक निश्चित गलनांक होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 303 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि शीशे के बड़े क्रिस्टलों का गलनांक, शीशे के लेड के बड़े क्रिस्टल का गलनांक कितना होगा, बड़े क्रिस्टल का गलनांक तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और सिल्वर के बड़े क्रिस्टल का गलनांक कितना होगा, सिल्वर के बड़े क्रिस्टल का गलनांक 961 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस एरिया में चूंकि दो प्रावस्थाएं, दो फेजेस उपस्थित हैं, सॉलिड लेड और सॉलिड सिल्वर, और इनका यूटैक्टिक मिक्सचर यानी इन दोनों का मिश्रण, है ना, मिक्सचर का मिश्रण। अतः यहाँ दो फेजेस हो गई, और दो फेजेस हैं तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी 2 हैं, तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, नंबर ऑफ फेजेस 2 और नंबर ऑफ कंपोनेंट 2, है ना। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 1, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई। अतः सिस्टम यहाँ एक चर होगा। और एक आइसोथर्मल प्रावस्था में परिवर्तन जो है वो उसको हम क्षैतिज रेखा एक्स वाई जेड के द्वारा हम, या KLMN नहीं, जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर स्थिर ताप का जो टेम्परेचर का जो चेंज है, ये है टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है, तो KLMN रेखा के द्वारा हम टेम्परेचर पे मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे किस प्रकार से लेड सिल्वर सिस्टम के कॉम्पोजिशन में चेंज आता है हम उसको शो कर सकते हैं। हम देखेंगे कि के पर सॉलिड लेड है, के पर क्या है, सॉलिड लेड है, के पर सॉलिड लेड है, ठीक है। और यदि इसमें अब सिल्वर हम मिला दें तो सॉलिड लेड के साथ एक लिक्विड भी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, सिल्वर मिला दें तो सॉलिड लेड के साथ एक लिक्विड भी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। और के से एल की ओर बढ़ने पर जो लेड है, लेड में सिल्वर की मात्रा बढ़ती जाएगी, लेड का सिल्वर में जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में सिल्वर की मात्रा बढ़ती जाएगी, है ना, बढ़ती जाएगी। और सिल्वर की लेड की मात्रा तो कम हो जाएगी, सिल्वर की मात्रा बढ़ती जाएगी, और द्रव जो है ये द्रव बढ़ता जाएगा। और एल पर जो है वो लेड की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, एल पर क्या होगा, लेड की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। और एल और एम के मध्य जब हम पहुंचेंगे तो हमारी सॉलिड फेज रहेगी नहीं, एल और एम के मध्य क्या होगा, इसमें कोई सॉलिड फेज रहेगी नहीं, केवल लिक्विड फेज ही एग्जिस्टेंस में रहेगी, क्योंकि यहाँ लिक्विड है इसलिए यहाँ लिक्विड फेज एग्जिस्टेंस में रहेगी। और जैसे ही हम एम पे पहुँचेंगे तो सॉलिड लेड पृथक होना शुरू हो जाएगा, है ना। सॉलिड लेड के सॉलिड सिल्वर के क्रिस्टल दिखाई देने लगेंगे, और सॉलिड सिल्वर व लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में आता जाएगा, है ना, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और एम से एन तक जाने पर, एम से एन तक बढ़ने पर द्रव की मात्रा तो लिक्विड की मात्रा तो कम होती जाएगी, और सॉलिड सिल्वर की मात्रा बढ़ती जाएगी। इस प्रकार बिंदु एन पर क्या होगा, केवल सॉलिड क्या होगा, सॉलिड सिल्वर तो रह जाएगा, है ना, और जो लिक्विड है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, लिक्विड प्रावस्था ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से लेड सिल्वर सिस्टम का फेज डायग्राम हमने इस प्रकार से इसमें पढ़ा। अब इसी में डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड का विरजतीकरण कैसे होगा, यह एक पैटिंसन प्रोसेस है। पैटिंसन प्रोसेस क्या होता है, इसके द्वारा शीशे से रजत को यानी लेड से सिल्वर को हम पृथक करते हैं। लेड से सिल्वर को पृथक करते हैं तो हम माना कि बिंदु एक्स, ये बिंदु एक्स है ना, माना कि ये जो बिंदु एक्स है ये, है ना, बिंदु एक्स, माना कि बिंदु एक्स जो है वो सिल्वर युक्त लेड को द्रव अवस्था में प्रदर्शित करता है। बिंदु एक्स पर क्या है, सिल्वर युक्त लेड का सॉल्यूशन है और लिक्विड स्टेट में है।
जिसमें सिल्वर का परसेंटेज बहुत कम है। सिल्वर का परसेंटेज बहुत कम कितना है, Z के बराबर। सिल्वर का परसेंटेज बहुत कम है, लगभग 0.25% के लगभग है। ठीक है। अब जैसे जैसे हम इसको ठंडा करेंगे, जैसे जैसे सिल्वर युक्त लैड युक्त जो लैड बहुत ज़्यादा है, सिल्वर बहुत कम है, और इस सॉल्यूशन को जैसे यहाँ ये लिक्विड स्टेट में यानी मोल्टन स्थिति में है, यानी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना। और अब जैसे जैसे हम इसको ठंडा करेंगे इस XY मार्ग पर, XY पर जैसे जैसे हम इसको ठंडा करेंगे तो यह बिंदु Y की ओर बढ़ेगा, और जैसे ही यह बिंदु Y पर आता है वैसे ही क्या होगा, सॉलिड लैड इसमें पृथक होना शुरू हो जाएगा। बिंदु Y कहाँ है, AO वक्र पर है, और AO वक्र पे क्या होगा, सॉलिड लैड जो है वो इस लिक्विड से पृथक होना यानी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, और यह बिंदु कर्व AO के सहारे हम बढ़ने लगेंगे। अब इस कर्व AO के सहारे हम बढ़ने लगेंगे, और अर्थात लिक्विड फेज में जो सिल्वर का प्रोपोर्शन है, अब यहाँ Y तक आने के बाद हम इस कर्व AO के सहारे बढ़ने लगेंगे, है ना। इस AO के सहारे बढ़ रहे हैं, ये AO के सहारे बढ़ रहे हैं तो क्या है, लैड तो सॉलिड लैड तो पृथक होता जा रहा है, और सिल्वर इसमें मिक्स होती जा रही है सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में सिल्वर का परसेंटेज तो बढ़ता जा रहा है और सॉलिड लैड पृथक होता जा रहा है। तो सॉलिड लैड पृथक होने सेपरेट होने लगेगा, और सॉल्यूशन में सिल्वर का अनुपात बढ़ने लगेगा, और बढ़ते 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 हम बिंदु ओ पर पॉइंट ओ पर पहुंच जाते हैं, और ओ पर उपस्थित जो लिक्विड है पॉइंट ओ पे पहुंच जाते हैं, और पॉइंट ओ पर जो लिक्विड है उस लिक्विड में सिल्वर की कितनी परसेंट है, इस लिक्विड में सिल्वर की परसेंटेज है 2.6%। इसमें 2.6% सिल्वर है। इस लिक्विड में सिल्वर कितना परसेंटेज है, 2.6% सिल्वर है। और इस प्रकार सिल्वर युक्त लैड में जो सिल्वर का जो रेशो है वो 0.25% से बढ़कर कितना हो जाता है, 2.6% तक बढ़ जाता है। 0.25 था यहाँ, यहाँ कितना था, यहाँ 0.25% सिल्वर थी, है ना। और 2.5% सिल्वर से बढ़कर ये इसका परसेंटेज और ये है ना। तो यहाँ 0.25% सिल्वर से बढ़कर कितना हो गया, 2.6% सिल्वर यहाँ इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डीसिल्वराइजेशन ऑफ लैड की ऐसे लैड का सॉल्यूशन जिसमें सिल्वर की बहुत कम परसेंटेज मात्रा होती है, उस सॉल्यूशन को यदि हम ठंडा करते हैं X से Y तक, तो ठंडा करते करते यहाँ तक तो Y तक तो द्रव प्रावस्था है, जैसे ही हम Y पर पहुँचते हैं तो इसमें से सॉलिड लैड पृथक होना शुरू हो जाता है, और सॉलिड लैड सॉल्यूशन में से सॉलिड लैड निकलेगा, तो सॉल्यूशन में सिल्वर की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, और हम कर्व AO पर आ जाएंगे, और AO कर्व से O कर्व की तरफ हम O बिंदु की तरफ बढ़ने लगेंगे। O बिंदु तक बढ़ने में और सॉलिड जो लैड है वो निकलता जाएगा, और सॉल्यूशन में सिल्वर की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, और बिंदु O पर पहुंच जाएंगे। बिंदु O पर पहुंचते ही इस सॉल्यूशन में कितनी परसेंटेज सिल्वर हो जाएगी, 2.6% सिल्वर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लैड का डीसिल्वराइजेशन करते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।